हेलो दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद और विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों का हिंदी का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें से हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण को आप डिफाइन कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वर्ण का अर्थ को समझे तो वर्ण का मतलब ही होता है ध्वनि। वर्ण का क्या मतलब होता है? ध्वनि। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि वर्ण का अर्थ क्या है, तो आपको कहना है वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि ध्वनि क्या है, तो आपको बताना है कि जो वर्ण का मौखिक रूप होता है, यानी वर्ण में जो चीज़ों को आप रखते हैं उसको जब आप बोलते हैं तो वो एकमात्र क्या है? ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्णों का जो मौखिक रूप होता है, वर्णों का मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक, यही मौखिक रूप को, यानी कि वर्ण का जो मौखिक रूप आप देख रहे हैं, इसी वर्ण को जब आप लिख देंगे, ठीक है, तो वही क्या बन जाएगा? हमारे लिए वर्ण हो जाएगा। यानी कि ध्वनि को जो आप ध्वनि कह रहे हैं, यानी ध्वनि किसको कह रहे हैं? वर्णों का मौखिक रूप। अगर वही वर्ण को आप लिख दें, यानी ध्वनि का जो लिखित रूप होगा, जो आप बोले, ठीक है, जो भी वर्ण में जो भी चीज़ों का आप रखते हैं उसको आप बोले तो वो कहलाया ध्वनि। ठीक, वो ध्वनि को जब आप लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहला डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वर्णों का लिखित रूप, वर्णों का, यानी आप यहाँ पे कहेंगे ध्वनि का लिखित रूप। लिखित रूप क्या कहलाएगा? तो ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझिएगा। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण का अर्थ ही होता है ध्वनि। ठीक, और ध्वनि किसको कहते हैं? तो वर्णों को जो आप मौखिक रूप में बोलते हैं उसी को आप कहते हैं ध्वनि। ठीक, उस ध्वनि का जो लिखित रूप होगा, जो आप बोले उसका जो लिखित रूप होगा, वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्लियर है? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्ण का क्या अर्थ है, तो वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि। और ध्वनि किसको कहते हैं? तो वर्णों का मौखिक रूप। ठीक, उसके बाद आपको बताना है कि अगर ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाया तो फिर वर्ण किसको कहते हैं? तो जो ध्वनि का लिखित रूप होगा वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है वर्ण, वर्ण की परिभाषा। ठीक है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आप पहले भी पढ़े होंगे कि वर्ण जो होता है इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण जो होता है उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि हमारे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। ठीक, अब आपके डेफिनेशन में और हमारे डेफिनेशन में बस अंतर इतना था कि आप जो बोल रहे हैं, जो आपके मुख से ध्वनि निकल रहा है वो सार्थक होना चाहिए। बाकी बात आपने जो कहा कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसी को आप वर्ण कहते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आपको इससे पहले ये बताना होगा कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलता है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक, उस सार्थक ध्वनि का जब खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं।
ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, हमारे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्लियर। या तो दूसरे डेफिनेशन में आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई वर्ण कहलाता है। ठीक, ये दूसरा डेफिनेशन है। अब इसका मतलब समझते हैं कि अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई वर्ण कहलाता है। इसका क्या अर्थ है, अभिव्यक्त मतलब होता है कि भाव प्रकट करना। आप कुछ चीज़ों को बोल रहे हैं या जो भी चीज़ों को आप बोले, जैसे हम मान के चले समाचार। ठीक, अब समाचार शब्द जो आप अभिव्यक्त किए या बोले, इस समाचार शब्द का निर्माण कहीं ना कहीं वर्णों के मेल से हुआ है। ठीक, जैसे देखिए समाचार में पहला जो वर्ण होगा जो स प्लस आ से बना है। ठीक, माँ का जब आप निर्माण करेंगे तो माँ प्लस आ आकार आ से बनेगा। फिर चा जो लिखा चा आकार चा, ये आपका च प्लस आ आकार आ से बनेगा। उसके बाद रा जो है वो रा प्लस आ से बनता है। जब आप समाचार शब्द को अभिव्यक्त किए तो समाचार शब्दों का निर्माण जो है वो इन्हीं शब्दों से हुआ है या इन्हीं वर्णों से हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई जो होती है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। पहला चीज हम लोग डेफिनेशन समझ पाए कि हमारे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। फिर से डेफिनेशन, हमारे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को आप क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरा डेफिनेशन में हम बात करें तो दूसरा डेफिनेशन में लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई। आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं या किसी के सामने बोल रहे हैं उसकी जो न्यूनतम इकाई होगी वो क्या होगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक, जैसे हम लोग समाचार शब्द से समझे कि समाचार जो है स अ म आकार आ, च आकार आ और रा प्लस अ से बना है। ठीक है, तो ये जो समाचार अब शब्द अभिव्यक्त किए इसका निर्माण इन सभी वर्णों के मिलने से हुआ है, तो ये क्या हो गई, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है ये वर्ण की परिभाषा है। वर्ण को, परिभाषा को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज आपको पता चल पाया। अब चलिए इससे आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वर्ण आपको अगर समझ में आया तो वर्णमाला किसको कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं, इन सभी बातों पे डिस्कस करते हैं। तो वर्ण के बाद आपके पास दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा वर्णमाला का, वर्णमाला। ठीक, अब यहां पे याद रखिएगा कि वर्णों के समूह को आप अगर नॉर्मली कोई बुक देखे होंगे या फिर आप सुने भी होंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो पूरे तरीके से सटीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन देना है तो आपको बताना होगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब ये वर्णमाला की परिभाषा हो गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि वर्णमाला की कुल संख्या कितनी और मूल संख्या कितनी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वर्णमाला की कुल संख्या, वर्णमाला की कुल संख्या, और एक साइड लिखेंगे वर्णमाला की मूल संख्या। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट लिखते हैं ABCD वो कितने अक्षर का होता है, 26। ABCD जो लिखते हैं Z तक वो कितने अक्षर का होता है, 26। अब जरा सा ये ध्यान दीजिए
कि जो आप अंग्रेजी लिखते हैं और हिंदी लिखते हैं तो ज़्यादा लंबा कौन लिखाता है, हिंदी की अंग्रेजी? तो जाहिर सी बात है कि हिंदी लिखाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अंग्रेजी 26 है तो हिंदी अगर अंग्रेजी से ज़्यादा लिखा जाता है तो वर्णमाला भी तो ज़्यादा होगा। ठीक, तो वर्णमाला की जो संख्या होंगी हिंदी ग्रामर में वो अंग्रेजी से 2 गुना कर देना, तो 26 गुने 2 कितना हो जाएगा, 52। यानी वर्णमाला की कुल संख्या कितनी, 52 होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है कि वर्णमाला की जो संख्या हम लोग देखें ये टोटल 52 था। 52 में आप रखे किसको किसको, तो यहाँ पर हम लोग आ ई उ री, ए आई ओ आओ अंग आ, उसके बाद क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, उसके बाद ट ठ ड ढ मूर्धन्य, त थ द ध न, उसके बाद प फ ब, उसके बाद भ म, उसके बाद य र ल व तालिप्सा। उसके बाद और क्या क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है मूर्धन्य सा, दंत सा, ह छ त्र ज्ञा स्र अड़ा और ढ़। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल वर्णमाला है। ठीक है, अब अगर हम टोटल वर्णमाला के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 52। ठीक, अब ये जो हम लिखे यहाँ पर देखिए कि क्या कुल संख्या 52 है इसकी, तो आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा। तो हम एक एक ग्रुप को गिनते हैं कि एक एक ग्रुप में कितना नंबर है या कितना अल्फ़ाबेट आप लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का ग्रुप बना, ये 6 का ग्रुप बना, ये 5 का ग्रुप, ये भी 5 का, ये भी आपका 5 का ग्रुप है, ये भी और यहाँ पर भी आपका 5 का ग्रुप बनता है। ठीक, इस वाले ग्रुप में देखिए, इस वाले ग्रुप में 6 का ग्रुप बनेगा और ये 3 का ग्रुप बनेगा। अब टोटल जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए, टोटल में कितना लिखे हैं, 52। तो आपका कितना आना चाहिए, यहाँ से टोटल 52 आना चाहिए, तो ही ये वर्णमाला की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो 7 6 13, 13 और 5 18, 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 और 10 43, 43 6 49 और 6 52। यानी कि जो हम लोग 52 लिखे थे कुल संख्या वर्णमाला की वो सही है। ठीक, अब मूल संख्या के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मूल संख्या के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि मूल संख्या में आपको लिखना है 44। कितना लिखना है, 44। यानी कुल संख्या कितनी, तो 52, मूल संख्या कितनी, तो 44। अब कुल संख्या जब 52 था तो मूल संख्या 44 कैसे हो गया, तो ये जो 52 वर्णमाला जो आप लिखे हैं इसमें से 8 ऐसे वर्ण होंगे जिसको आपको यहाँ से हटाना है। क्यों हटेगा इसके बारे में आपको आगे के क्लास में पूरा डिटेल से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि हम 8 वर्णमाला को यानी 8 वर्णों को इस कुल वर्णमाला से हटा देते हैं तो वो हमारा मूल वर्णमाला बन जाता है। क्लियर है, तो वो 8 कौन कौन सा हटेगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो आ का जो सीरीज में आप लिखे हैं अंग और आ, इसको आप हटा दीजिए। ठीक, 2 ग्रुप 2 वर्ण यहाँ से हटा। उसके बाद आप जो यहाँ पे छ त्र ज्ञान लिखे हैं ये 3 का ग्रुप यहाँ से हटेगा। ठीक, उसके बाद स्र ड़ और ढ़ ये 3 का ग्रुप यहाँ से हटेगा। अब देखिए 52 में से कितना को हटा रहे हैं, ऊपर से 2 आया, इधर से 3 आया, इधर से 3 आया, कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। अब अगर हम 52 में से
8 घटा दें तो कितना बचा, 44। तो हम लोग वर्णमाला की कुल संख्या में कितना लिखे थे, 52। मूल संख्या में कितना लिखें, 44। किसको किसको हटाएं, तो अंग और आह को हटाएं, छ त्र ज्ञ स्र अड़ा और ढ़, ये 8 हटेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो गई, 44 हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आपको इधर डिटेल में नहीं लिख दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसको नोट्स के रूप में बनाएंगे तो एक साइड कुल वर्णमाला लिखिएगा, एक साइड मूल वर्णमाला लिखिएगा, और मूल वर्णमाला में से इस 8 को हटा दीजिएगा, यानी अंग आ का ग्रुप हट जाएगा। उसके बाद छ त्र ज्ञ स्र अड़ा और ढ़, ये 8 का ग्रुप हटा करके 44 उधर लिख दीजिएगा। तो फिर आगे के क्लास में कभी भी आपको रिवीजन करने का मौका मिले तो आपको ध्यान में तुरंत आ जाएगा कि हम किसको किसको हटाए थे। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा कि भाई 8 किसको किसको हटाए, क्यों हटाए। ठीक, क्यों हटाने वाला कहानी जो है हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल नोट्स जब बनाना होगा तो पहले आप 52 का 52 एक साइड में लिखेंगे, उसके बाद इस 8 को हटा करके 44 आपको इधर लिखना है। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनेगा। चलिए अब बात करते हैं वर्णमाला। पहले हम लोग वर्ण के बारे में बात किए, वर्ण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए। दूसरा चीज हम लोग बात किए वर्ण की परिभाषा पर, कि वर्ण की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो स्लाइड में देख रहे हैं वो है वर्णमाला। ठीक है, कि वर्णमाला किसको कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहें कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, परिभाषा कैसे याद रखना है, एकदम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर भी तो आप यही चीज़ बोले थे पहले, हमने एक डेफिनेशन ये भी तो कहा था कि वर्णों के समूह को, अरे आपके डेफिनेशन में क्या था, वर्णों के समूह को, और मेरे डेफिनेशन में क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। अब एक बात बताइए, ये 52 हम लिख देंगे तो ये तो हमारा समूह हो गया ना वर्ण का। ठीक, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा जाता वैसे ही। अगर मेरा मन किया आ के बाद का लिख दें, उसके बाद कहीं चा छा जा के जगह आ लिख दें, और इस तरह हम 52 कर दें, तो क्या ये व्यवस्थित क्रम हुआ क्या? आपका मन जहाँ जो अक्षर मिले वहाँ पे लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, व्यवस्थित रूप होना चाहिए, तभी जाकर के वो एक व्यवस्थित क्रम में आएगा। और जब वो क्रम आपका सटीक बैठेगा और वो जब 52 की संख्या में आता है तो वो व्यवस्थित क्रम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कुल संख्या कितनी, 52, मूल संख्या कितनी, 44। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक हम लोग बात किए। अब आगे के स्लाइड में बात करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि वर्ण को हम लोग जो हैं अलग अलग आधारों पे अलग अलग हिस्से में विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि पहला जो पॉइंट है उच्चारण के आधार पर, आप वर्णमाला को जब उच्चारण करते हैं, यानी क ख या आ चा छ, जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णमाला है वो अलग अलग हिस्से में बटेगा। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पर देखिए, आप बोल के भी महसूस कर सकते हैं। जैसे का बोलिए, का, उसके बाद फिर डा बोलिए। तो का जब आप बोले और जब डा बोले तो देखिए आपका मुंह का जो मूवमेंट होगा या मुंह में जो हिस्सा टच कर रहा है वो अलग अलग जगह होगा। का जब बोलते हैं तो आपको यहाँ पर जो लगता है, और डा बोलते हैं तो आपको यहाँ पे जो जीभ का ऊपर वाला हिस्सा है वहां से आप अचानक से इसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो उच्चारण के आधार पर, यानी जब आप उच्चारण करते हैं तो मुख का कोई ना कोई हिस्सा इधर उधर टच होता है, तो उस आधार पर भी आप वर्ण को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक, दूसरा तारत्व। तारत्व मतलब होता है कंपन। जब आप वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कोई ऐसा वर्ण होगा जिसको बोलने में आपके मुख में कम कंपन महसूस होगा और किसी को बोलने में बहुत ज़्यादा कंपन महसूस होगा। अब ये कैसा फील करेंगे, ये कैसे फील करेंगे, तो इसका हम डिटेल जो
बात होगा या डिटेल जो समझाने का कोशिश करेंगे वो अगले हिस्से में करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा तारत्व मतलब होता है कंपन। जब कोई वर्णमाला को आप बोलेंगे तो वहाँ पर आपका कम कंपन होगा, किसी वर्णमाला में आपका ज़्यादा कंपन होगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें वायु संवेग के आधार पर, यानी कभी आप वर्णों को बोलते हैं तो मुख से कम हवा निकलेगा और किसी वर्ण को जब आप बोलते हैं तो मुख से ज़्यादा हवा निकलता है। तो कम हवा निकलना, मुख से ज़्यादा हवा निकलना, इसको भी आधार मान के हम लोग वर्ण को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक। उसके बाद एक हिस्सा आता है जिह्वा के आधार पर। अब जब आप वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ का भी मूवमेंट होता है। ठीक है। कभी जीभ का आगे वाला हिस्सा मूवमेंट करेगा, कभी जीभ का पीछे वाला हिस्सा मूवमेंट करेगा और कभी जीभ का बीच वाला हिस्सा मूवमेंट करता है। तो उस आधार पर भी आप क्या करेंगे, वर्ण को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। अगला है मुखाकृति। मुखाकृति मतलब मुख के आकृति, मतलब मुख का जो आकृति बनता है उस आधार पे भी आप वर्ण को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। अब समझिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अ, आप नॉर्मल अ बोले तो आपका मुख थोड़ा सा खुला, लेकिन आ बोलते हैं आ, तो यहाँ पर क्या दिखा, आ बोल रहे हैं तो आपका मुख जो है वो बहुत ज़्यादा खुल गया। आ बोलें तो मुख कम खुला। तो ये जो मुख का आकृति है वो वर्णों के उच्चारण के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है। तो उस मुखाकृति के आधार पर भी आप वर्णों को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, जो मेरा पहला पॉइंट होगा। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्ण को आप कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्ण को आप दो हिस्से में बांटेंगे। कितने हिस्से में, दो हिस्से में। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण को कितने हिस्से में बांटना है, दो हिस्से में बांटना है। कौन कौन सा, तो पहला होगा स्वर वर्ण और दूसरा होगा व्यंजन वर्ण। ठीक। अब यहां पर स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, इसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है। तो हम यहां पर केवल आपको यह समझाएं कि उच्चारण के आधार पर आप वर्ण को कितने हिस्से में बांट सकते हैं, दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे की स्लाइड में बात करते हैं। ठीक। अभी हम लोग पीछे के स्लाइड में क्या देखें कि उच्चारण के आधार पर वर्ण को हम दो हिस्से में बांटते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा था क्या, स्वर वर्ण। तो यहां पर आपको स्लाइड में दिख रहा है स्वर वर्ण। ठीक। अब आपसे पूछेगा कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं, तो एक साफ सीधे लैंग्वेज में आपको यह बताना है कि वर्णों के उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है। जब आप कोई वर्ण का उच्चारण करेंगे और उस वर्ण के उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण अगर सहायता नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप तो बोलचाल की भाषा में समझे, अब इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा चीज, स्वर वर्ण मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, ये हो गया इसका परिभाषा। यानी कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी होती है उसे आप स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। ये जब किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जा रहे हैं मतलब ये स्वतंत्र ही तो होगा ना। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी, स्वर वर्णों की संख्या कितनी। ठीक, तो आपको स्वर वर्णों की संख्या जब पूछेगा तो आप बताएंगे यहां से दो तरीके से सवाल बन सकता है, एक स्वर वर्णों की कुल संख्या और एक बन सकता है मूल संख्या। एक बनेगा कुल संख्या कितनी है और एक मूल संख्या कितनी है। तो उसको आप तब ना जानेंगे जब आपको पता हो कि स्वर वर्ण में हम कौन कौन से अक्षर को रखते हैं। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण में आपको आ, ई, उ, री, उसके बाद ए, आई, ओ, आओ, अंग, आ। इसको आप किस में रखते हैं, स्वर वर्ण में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए आ जो है आ स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं मिला है। ठीक, ई ये भी स्वतंत्र है, आ ये भी स्वतंत्र है। तो ये जो है ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। इसकी कुल संख्या कितनी, तो ऊपर का पेयर 7 का है, नीचे का जो ग्रुप है 6 का है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक, अब मूल संख्या जब आपसे पूछेगा इसका मतलब कि इस 13 में से कुछ अक्षरों को आपको हटा करके मूल संख्या में रखना है। ठीक, तो यहां पर जब हटाने की बात आए तो आपको याद रखना है कि अंग आह को यहां से इस ग्रुप से हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछेगा कि स्वर वर्णों की कुल संख्या तो अंग और अह भी जुड़ेगा, तो टोटल संख्या कितना होगा, 13 हो जाएगा। लेकिन जब मूल संख्या पूछेगा तो अंग और अह को हटा देंगे तो टोटल संख्या था 13, अंग और अह हट गया तो बचा कितना, 11। यानी कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 13, मूल संख्या 11। किसको किसको रखेंगे मूल में, तो आ को रखेंगे, आ को रखेंगे, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ को रखेंगे, अंग और आ को नहीं रखते। ठीक है, अब सवाल ये आया कि अंग और आह को आप इसमें क्यों नहीं रखते हैं, यानी कि जब ये कुल में तो रखा जा रहा है लेकिन मूल में नहीं रखा जा रहा है, क्यों नहीं रखा जा रहा है, कोई तो रीजन होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो अंग और अ है, ये जो अंग और अ है, ये जो कुल स्वर वर्ण में आप जिसको रखते हैं, ये जो वर्ण है ये ना स्वर वर्ण को भी अर्थ प्रदान करेगा और व्यंजन को भी अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अंग और आ जो है वो स्वर वर्ण को भी अर्थ प्रदान करता है और व्यंजन वर्ण को भी अर्थ प्रदान करता है। अब कैसे समझिए, आ अमिया आ जब लिखते हैं तो अंग और आह तो लिखते हैं ना। ठीक, उसके बाद का कमिया का जब लिखते हैं तो कंग और काह भी लिखते होंगे। अगर ये स्वर वर्ण होता तो ये केवल स्वर वर्ण को स्वर वर्ण के साथ जोड़ता, लेकिन ये एक ऐसा वर्ण है जो स्वर के साथ भी जुड़ा है और व्यंजन के साथ भी जुड़ा है। दूसरा चीज कि स्वर को भी अर्थ दे रहा है और व्यंजन को भी अर्थ दे रहा है, तो ये दोनों स्वर वर्ण में भी काम करेगा और व्यंजन वर्ण में भी काम करता है, इसलिए इसको हम लोग मूल स्वर में नहीं रखते। ठीक, तो जब इसको हम लोग मूल स्वर में नहीं रखते, कुल स्वर में रखते हैं, तो ये अंग और अह जो है कहलाता क्या है, तो इसको आप कह सकते हैं अंग और अह जो है आयोग, अयोग वाह, इसको आप क्या कहेंगे, अयोग वाह वर्ण है। क्या है, अंग और अह क्या है, अयोग वाह वर्ण है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि अंग जो है वो अनुस्वर है और अह जो है वो विसर्ग है।
ठीक। तीसरा चीज कि ये दोनों को अर्थ प्रदान कर रहा है, स्वर को भी और व्यंजन वर्ण को भी, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो अंग और आह के लिए तीन बात। सबसे पहला चीज कि जब आप स्वर वर्णों की कुल संख्या के बारे में बात करते हैं तो कुल संख्या में अंग और आह भी सम्मिलित होता है, तब जाके इसकी संख्या 13 हो जाती। जब आप मूल संख्या बात करेंगे तो इसकी संख्या 11 हो जाती। किसको हटाएं, अंग और आह को। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो स्वर वर्ण को आप लिखे 13 में से वो कुल संख्या था, लेकिन जब मूल के बारे में बात किए तो अंग और आह को हटा दिए। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि अंग और आह क्यों हटा, तो आप पहले तो यही बताएंगे कि अंग और आह जो है वो स्वर वर्ण के साथ साथ व्यंजन वर्ण को भी अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, अगर स्वर के साथ व्यंजन को भी अर्थ प्रदान कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा मूल स्वर वर्ण में नहीं जा सकता है। अगर ये मूल स्वर वर्ण में नहीं जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आयोग वाह वर्ण, यानी कि या के योग से बना हुआ है, आ के योग से बना हुआ है, परंतु ये अर्थ स्वर को भी देता है और व्यंजन को भी देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोग वाह वर्ण। दूसरा चीज, अंग को आप अनुस्वर कहते हैं और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तीसरा चीज, अर्थ दोनों को दे रहा है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, नपुंसक वर्ण कहते हैं। समझ में आया। तो इस 13 को हम लोग 11 में कैसे परिवर्तन किए और जो दो रेस्ट हमारा छूटा था अंग और आह, उसको हम कैसे पहचानते हैं या फिर क्या क्या नाम से जानते हैं, उन सभी चीजों पे हम लोग बात की। ठीक है, अब चलिए आगे के स्लाइड में बात करते हैं। अब अगर आगे की स्लाइड में बात करें तो यहां पर जो उच्चारण के आधार पे वर्णों को जो आप डिवाइड किए थे, उसका दूसरा जो हिस्सा है व्यंजन वर्ण, उसका परिभाषा आपको यहां पे समझना है कि व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण में हम लोग क्या बोले थे, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी होती। ठीक, लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या करना होगा, सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन किसका, तो स्वर का। ठीक है, अब यहां पर आपको डेफिनेशन में बताना है वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम का लिखते हैं, ठीक है, तो ये का जो है का प्लस आ से बना है। ठीक, तो का क्या है, ये व्यंजन वर्ण का पार्ट है, और ये अगर हम का को बनाएं तो का हलंत आ लगा, तब जाकर के क्या बना, का बना। तो ये का जो बना है उसमें आप किसका सहायता लिए, आ का, और ये आ किसका पार्ट है, स्वर का पार्ट है। ठीक, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखे कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि अगर का को बिना आ लगाए आप का उच्चारण कर देते हैं तो ये का भी स्वर वर्ण का पार्ट होता। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, का का जब आप उच्चारण करते हैं तो इसके साथ आ भी पीछे से आता है। ठीक, और आ पीछे से आ रहा है, इसका मतलब कि ये का जो है वो स्वर वर्ण नहीं है बल्कि व्यंजन वर्ण है, इसका निर्माण स्वरों की सहायता से हुआ है। ठीक है, तो ये था परिभाषा किसका, व्यंजन वर्ण का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है उसको आप कहते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं आगे के स्लाइड में। अब अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण को जब आप अध्ययन करेंगे
तो स्वर वर्ण आगे चल करके 4 हिस्से में डिवाइड होता है। स्वर वर्ण कितने हिस्से में डिवाइड होगा? 4 हिस्से में। पहला हिस्सा है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा हिस्सा है दीर्घ स्वर, तीसरा हिस्सा है संयुक्त स्वर और चौथा हिस्सा है प्लुत स्वर। ठीक, अब यहां पर सबसे पहला हिस्सा दिख रहा होगा ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि ह्रस्व में रखेंगे किसको। पहले हम ये जो हिस्सा हम बांट रहे हैं ये स्वर का है ना, और स्वर में टोटल कितना रखे थे? 11। टोटल में रखे थे 13, मूल में रखे थे 11। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आ, ई, उ, यहां छोटा ऊ होगा, उ और री। उसके बाद ए, आई, ओ, आओ, अंग, आ। ठीक है, ये क्या था? कुल स्वर वर्ण था, लेकिन मूल में जब हम बात किए थे ये 2 को हटा दिए थे, बचा कितना था? 11। अब इस 11 को जो अलग अलग टाइप आप देखें, जिसमें आप ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर के बारे में बात किए, तो उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहां पे ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं इस चीज को समझिए। ह्रस्व मतलब होता है तुरंत। ह्रस्व मतलब क्या होता है? तुरंत। अब यहां पर आपको बताना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब यहां से छाटिए आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। यहां तक में किसको किसको बोलने में सबसे कम समय लगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। आ, इसको आप तुरंत बोल सकते हैं। ई, इसको भी आप तुरंत बोल सकते हैं। उसके बाद छोटा ऊ, इसको भी आप तुरंत बोलेंगे, और री, इसको भी आप तुरंत बोल सकते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर में डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया कि जिस वर्ण के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसको आप क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब पूछेगा ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी? ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी? तो हम कितना जगह घेरे हैं? तो 4। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन सी? तो यहां पर याद रखना है आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो यहां पर आपको यही याद रखना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा चीज, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? आ, ई, उ, री। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरा हिस्सा दीर्घ स्वर का। ह्रस्व मतलब क्या हुआ? ह्रस्व मतलब हुआ तुरंत। दीर्घ मतलब क्या होता है? तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा या ज्यादा। ठीक है, दीर्घ मतलब क्या हुआ? बड़ा। अब हम बात करते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगे। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसकी कुल संख्या कितनी? पूछेगा इसकी संख्या कितनी है?
तो सबसे पहले हम पूरा 11 लिखते हैं। आ ई ई उ री, ए आई ओ आओ। ठीक, अब इसमें से देखिए हम लोग ह्रस्व स्वर को पहले ही कुछ हिस्सा दे चुके हैं। इसमें से 4 ये जो है ह्रस्व स्वर का पार्ट है। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आएगा? तो आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ी यू आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है 3 है, कौन कौन सा? आ आकार आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यानी कि ये जो है वो दीर्घ स्वर है, ये स्वरों की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लेगा बोलने में, तो ये कैसा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं तीसरा हिस्सा, जिसमें अब बात करेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर मतलब, इस वर्ड से ही आपको पता चलेगा, संयुक्त मतलब होता है आपस में जुड़ना, ठीक है, या जोड़ना। तो जब 2 स्वर आपस में मिल करके नए स्वर का निर्माण करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें आप किसको किसको रखते हैं और किस प्रकार के स्वर इसमें आपस में मिलेंगे और नए स्वर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन में लिखेंगे 2 या 2 से अधिक स्वर, जब 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक, अब पहले हम इसमें देखेंगे कि किसको किसको रखते हैं। तो रखने के लिए पहले आप 11 पूरा लिखिए। तो हम यहाँ पर 11 लिखते हैं। आ ई उ और री। उसके बाद ए आई ओ आओ। ये टोटल आपका 11 है। अब इसमें से 4 तो पहले ही हम लोग ह्रस्व स्वर को दे चुके थे। ठीक, उसके बाद 3 जो बचा था आ ई उ, इसको हम लोग दीर्घ को दे चुके थे। अब बचा कौन? ए आई ओ आओ। तो याद रखिएगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। कौन कौन सा? तो ए आई ओ और आओ। ठीक, अब इसका निर्माण कहीं ना कहीं डेफिनेशन के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिलकर नए स्वरों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए का निर्माण, ऐ का निर्माण, ओ का निर्माण, औ का निर्माण कैसे हुआ है? तो सबसे पहले ये चीज देखेंगे। आ को ई से आप मिलाते हैं तो ए बनता है। ठीक, उसके बाद अमिया आ को आ कर आ को ई से मिलाएंगे तो ऐ बनेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ओ का निर्माण करना है तो आ प्लस उ को मिलाइए तो ओ बन जाएगा। ठीक, अव को बनाना है तो आ प्लस आ आकार अ और उ को मिलाइए तो अव बन जाएगा। तो अभी डेफिनेशन में हम लोग क्या देखें कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसी को कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक, कौन कौन सा है इसका? तो ए आई ओ आओ। कैसे कैसे बना है? तो आ प्लस ई, ठीक, ए बना। उसके बाद आ आकार आ प्लस ई, आई बना। ओ बनाना है तो आ प्लस उ, ओ बनेगा। उसके बाद औ बनाना है तो आ आकार आ प्लस उ, क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस चार को जो हम लोग छोड़े थे ये किसको दे दिए? ये संयुक्त स्वर को दे दिए। इसका मतलब कि जो हमारा
कुल स्वर था 13, उसमें से मूल स्वर था 11। 11 को हम लोग ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर में बांट दिए। जो अंग और आह बचा था उसको अयोगवाह वर्ण, या तो आप उसको नपुंसक वर्ण कह दिए, या तो अनुस्वर या विसर्ग कह दिए। तो टोटल 13 हमारा कंप्लीट। इसका मतलब कि आपका स्वर वर्ण का जो प्रकार था वो भी कंप्लीट। ठीक, अब आपके दिमाग में आया कि सर अभी तक तो हम लोग 3 ही पढ़े, एक चौथा हिस्सा भी आप बताए थे जिसका नाम था प्लुत स्वर। ये क्या होता है? अगर हमारा 13 का 13 इस 3 वाले हिस्से में खत्म हो गया तो फिर ये चौथा हिस्सा कहाँ से आया? तो याद रखिएगा, प्लुत स्वर किसको कहते हैं? ये जो प्लुत स्वर है इसका उच्चारण ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के तुलना में और अधिक समय लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर के तुलना में जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर के तुलना में अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, अब प्लुत स्वर में किसको रखते हैं? उदाहरण आपसे पूछेगा कि इसका उदाहरण बताइए, तो इसका उदाहरण आपको बताना है ओम। ठीक, किसको? ओम को रखना है। अब ये बताइए, हिंदी ग्रामर में ओम का प्रयोग कहीं होता है क्या? ओम का प्रयोग सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो वो है संस्कृत ग्रामर में। ठीक, तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि स्वर वर्ण का मूल 3 भेद ही है। कौन कौन सा? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। ये चौथा आया, ये कहां से आया? ये संस्कृत ग्रामर का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर है? तो याद रखिएगा ओम। अब ओम का जब उच्चारण करते हैं तो आप कहते हैं ओम, तो ये आ से ज्यादा समय लिया, इसका मतलब ह्रस्व स्वर की तुलना में दीर्घ स्वर के तुलना में भी अधिक समय ले लिया, उसी को कहते हैं हम लोग प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है? ओम। और इसको हम लोग हिंदी व्याकरण में जगह नहीं देते हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग अगर कहीं होता है तो वो है संस्कृत ग्रामर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब आपसे पूछेगा कि स्वरों का कुल कितना प्रकार? तो आपको बताना है 4। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। अब यहीं पे जब वो पूछेगा कि स्वरों का मूल प्रकार तो बताना है 3। कौन कौन सा? तो आपको बताना है ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। प्लुत को मूल में क्यों नहीं रखे? क्योंकि प्लुत स्वर को जो हम चौथा हिस्सा बताते हैं, ये हिस्सा कहीं ना कहीं इसका प्रयोग संस्कृत ग्रामर में ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हिंदी ग्रामर में प्लुत स्वर को नहीं रखते, लेकिन कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है और प्रीवियस सेट ईयर में ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पूरा कहीं ना कहीं वर्ण का जो अलग अलग प्रकार था उच्चारण के आधार पर हम 2 प्रकार देखे, जिसमें से पहला था स्वर वर्ण और दूसरा था व्यंजन। स्वर का बात किए और स्वर के प्रकार के बारे में बात किए। कल हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण,
व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद जब स्वर और व्यंजन को खत्म करेंगे तो फिर आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान कहाँ है, आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, छोटी ई का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब व्यंजन वर्ण को कंप्लीट करेंगे तो जो 52 जो आपका वर्णमाला था उसका हर एक अक्षर का उच्चारण स्थान समझेंगे कि वो बोला कहाँ से जाता है, ताकि आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट ना सके। तो चलिए आज हम लोग स्वर वर्ण को कंप्लीट कर पाए, कल हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे विश्वेश्वरी स्टडीज सेंटर के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए।